नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि कक्षा 10th क्षितिज पाठ्य पुस्तक को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा गद्य खंड चालू है, जिसमें हमारा 12वां पाठ है। ये हमारा 12वां पाठ है जो यशपाल जी का लखनवी अंदाज है। तो सबसे पहले ही हम जान लेते हैं, ये हैं हमारे यशपाल जी। ठीक है, अब हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। यशपाल का जन्म सन 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी माँ का नाम प्रेम देवी था और पिताजी का नाम था हीरालाल। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ और स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1976 को हुई। ठीक है, तो जन्म 1903 और मृत्यु 1976। जन्म भी दिसंबर में 3 दिसंबर और मृत्यु भी 25 दिसंबर। मतलब आप 73 साल जिए और इस देश को अपना योगदान दिया। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली से के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। अब इनकी रचनाओं के बारे में अपन जान लेते हैं। इनकी रचना यहाँ अलग है, मैं आपको पूरी विस्तृत रचनाएं आपको बता देती हूँ कि यशपाल जी की रचनाएं। तो सर्वप्रथम इनके उपन्यासों को अपन जान लेते हैं। तो यहाँ देख लो, यहाँ मैं बता देती हूँ उपन्यास। तो यह प्रगतिशील उपन्यासकार थे। अगर पूछा जाए यशपाल जी कैसे उपन्यास थे, तो आपको बताना है प्रगतिशील उपन्यासकार थे यशपाल जी। इनके प्रमुख उपन्यासों में देख लेना आप, एक तो है दादा कामरेड, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दादा कामरेड, इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। दूसरा इनका है देशद्रोही, सभी देश के ऊपर ही है इनकी। देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष है 1943। फिर है दिव्या है 1945। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है दिव्या। फिर है पार्टी, ये इनके उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखना, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पार्टी कॉमरेड, यह है 1946। उसके बाद मनुष्य के रूप 1949। अमिता 1956। उसके पश्चात है झूठा सच, सर्वप्रसिद्ध उपन्यास, हर बार एग्जाम में इनका पूछा जाता है। कुछ नहीं तो झूठा सच का प्रकाशन वर्ष 1958 है। ये 2 भागों में विभाजित है, 2 खंडों में। पहला खंड है उनका वतन और देश, और दूसरा खंड है देश का भविष्य। ऐसे करके 2 खंडों में यह विभाजित है। झूठा सच एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया बहुत सी बार प्रश्न के देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तो ये जो झूठा सच उपन्यास है वो देश विभाजन की जो त्रासदी हुई थी अपने, उसके ऊपर रचित उपन्यास है। उसके बाद है 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये इंपॉर्टेंट है, मेरी तेरी उसकी बात। बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। मेरी तेरी उसकी बात है ना, 1974। यह भी नमक सत्याग्रह पर आधारित उपन्यास है और यशपाल जी का अंतिम उपन्यास है। तो आप फिर से नाम सुन लीजिएगा, यशपाल की उपन्यास दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। उसमें
एक तो दादा कॉमरेड है, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड और झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें झूठा सच तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इनके ये उपन्यास हो गए। अब मैं आपको प्रगतिवादी विचारधारा से ही उन्होंने कहानियां भी लिखी है। इनकी प्रथम कहानी है मकरिल। मकरिल जो 1934 में प्रकाशित हुई थी, यह इनकी प्रथम कहानी है। फिर दूसरी है पिंजड़े की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया, ये उन्होंने जेल में रहकर लिखी थी, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, और सच बोलने की भूल। ये सारे इनके क्या है, कहानी संग्रह है। उसके पश्चात आपका एक, हाँ ये तो कहानी हो गई, उपन्यास हो गए। और उसके पश्चात अपन देख लेते हैं आगे। देखो इसमें भी वही दे रखा है, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाद दुलिया, फूलों का कुर्ता, और उनका उपन्यास झूठा सच उपन्यास है। बताया मैंने आपको 2 भागों में विभक्त है। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। उसके बाद इनकी एक आत्मकथा है, यहाँ पर नहीं दे रखी है, मैं बता देती हूँ। आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। ये एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, सिंहावलोकन। ये आत्मकथा उनके 3 खंडों में प्रकाशित है। 3 खंड 51, 1951, 1952 और 1955 में। तो ये तो थे इनके कहानी संग्रह, उपन्यास और आत्मकथा। आगे देखो, भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता इनकी रचनागत विशेषता है। बच्चों इनके उपन्यास याद रखना, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहानी संग्रह कम पूछे जाते हैं, पर उपन्यास हमेशा से पूछा गया है। और झूठा सच तो आप याद कर ही लेना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। ये व्यंग्यात्मक पाठ है, लखनवी अंदाज। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। यानी ऐसे व्यक्ति पर इस पाठ में कटाक्ष किया गया है, व्यंग्यात्मक पाठ है, और ऐसे व्यक्ति पर कटाक्ष किया गया है कि जो बनावटी जीवन शैली जीते हैं, वास्तविकता से बहुत ही दूर रहते हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी कवि कुल मिला के यहाँ यही पूरे पाठ में कहा है कि किस तरह इंसान है वो बनावटी जीवन शैली को जीता है और किस प्रकार अपना मजाक बनवाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लखनवी अंदाज पाठ की तरफ। देखो, मुसस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मतलब केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के जो स्थान होता है उसे मुफस्सिल कहते हैं। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। कवि कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं था, इसलिए मैंने सेकेंड क्लास का ही टिकट ले लिया ताकि खिड़की के पास बैठा बैठा मैं बाहर के प्राकृतिक दृश्य को देख सकूं। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी उन्होंने अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली होगा, पर ये खाली नहीं था। निर्जन मतलब बिना लोगों के रहित नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश मतलब भद्र व्यक्ति, ठीक है, यहाँ सफ़ेद पोश का मतलब भद्र व्यक्ति, सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे।
यानी कवि कह रहे हैं कि एक बर्थ यानी वो ट्रेन की एक बर्थ थी, उस पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, है ना, ऐसा लगता था कि वो लखनऊ के नवाबी नस्ल के होंगे, सफेद पोश यानी भद्र व्यक्ति सज्जन बहुत सुविधा से वहां पर पालथी मारकर बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, जो अपन खीरे की काकड़ी खाते हैं वो खीरे 2 उन्होंने रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। यानी कवि कह रहे हैं कि अचानक से मेरे उस डिब्बे में चढ़ जाने से उनको आश्चर्य हुआ और वो चिंतन की मुद्रा में, जैसे वो सोच रहे हैं कि आका विघ्न डालने ये आ गया है, तो ऐसे उसको देखने लगे, कवि को देखने लगे। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आंखें चुराना एक मुहावरा है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि नवाब साहब ने हमसे दोस्ती करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, तो हमने भी उनके सामने ही बैठ गए, हमने भी अपना आत्मसम्मान रखा और हमने भी कोई दोस्ती के लिए वो हाथ नहीं बढ़ाया और हमने भी उनसे आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी ठाली बैठे होते हैं तो कल्पना दिमाग में उपजती है, वैसे कवि के दिमाग में भी कल्पना उपजने लगी और वह नवाब साहब की असुविधा के लिए कल्पना करने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। यानी वो अनुमान लगा रहे हैं कि नवाब साहब ये भी जो है वो ऐसा सोच कर चढ़े होंगे कि यहाँ कोई नहीं होगा, आराम से यात्रा कर लेंगे और अपना सफ़र भी कट जाएगा, साथ में खीरे भी खा लेंगे, इसलिए खीरे खरीद रहे होंगे। पर उनको क्या पता कि मेरे जैसा एक सफ़ेद पोश व्यक्ति यानी भद्र व्यक्ति भी इस डिब्बे में चढ़ जाएगा। हम कनखियों से, कनखी मतलब टेढ़ी नज़रों से, कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब नवाब साहब ने क्या, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, क्योंकि सामने तो वो भद्र पुरुष कवि बैठे थे, लेखक बैठे थे हमारे। फिर नवाब साहब ने कहा ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। नवाब साहब ने क्या संबोधन किया, ओहो करके उनको बुलाया, लेखक को। आदाब अर्ज, आदाब अर्ज मतलब अभिवादन का एक ढंग होता है। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइएगा। यानी क्या कह रहे हैं, सामने से नवाब जो बैठे हैं कि आदाब अर्ज मतलब अभिवादन करते हुए कहा कि जनाब आप खीरे का शौक रखते हैं क्या। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। यानी वह कहते हैं शुक्रिया नहीं, ऐसे मुझे कोई शौक नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। अब नवाब साहब ने क्या किया, उसको सामने बिछा दिया, खीरे के काटने के लिए एक तौलिए को। फिर सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। फिर क्या किया, खीरे को निकाला, सीट के नीचे से लोटा निकाला और उसको धो दिया, खीरे को धो दिया। दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उसे गोद कर झाँक निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, मतलब एहतियात मतलब सावधानी, ठीक है, एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। मतलब धीरे धीरे से उसको आराम से सावधानी से छीलकर उसने उस तौलिए पर उसको सजाते गए फाकों को। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले ने खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों को जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक देना मतलब छिड़क देना, ठीक है, उस किसके ऊपर, नमक और लाल मिर्च छिड़क दी, किसके ऊपर, उस खीरों के ऊपर। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण मतलब हिलना,
जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, मतलब पानी भर रहा था। कोई सामने खाता है तो अपने मुंह में पानी भर जाता, उसी प्रकार हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, यानी हम टेढ़ी नजरों से देख के सोच रहे थे। कवि कह रहे हैं कि मियाँ तो रईस लगते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वह कहते हैं कि आप भी खाइए, ये क्या है, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब यहाँ कवि महोदय क्या कह रहे हैं कि अब मुंह में पानी तो आ रहा था, खाने की इच्छा भी हो रही थी, क्योंकि पनियाती मतलब रसीली फाके है ना, ककड़ी की रसीली फाके देखकर, पर क्या करें, ना कह दिया था, अब हाँ भी नहीं कर सकते थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। फिर उन्होंने सोचा कि यार आत्मसम्मान तो निभाना ही पड़ेगा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है। मतलब मैदा मतलब अमाशय से मतलब है, अमाशय भी जरा कमजोर है, मतलब फटाफट खाना हमारा पचता नहीं है। किबला शौक फरमाइए। फिर उन्होंने कहा कि आप शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी लंबी सांस ली। ठीक है, खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए और फाक को सूंघा। फिर उन्होंने क्या किया, होठों तक ले गए और फाक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। देखो ये ट्रेन की ये बर्थ है, ये टेबल है बीच का, यहाँ पे ये तौलिया रखा हुआ है, ये फाक को सूंघ रहे हैं और ये हमारे कवि महोदय बैठे हुए हैं। देखो ये ककड़ियाँ सजा के रखी हुई है ना। चलो, पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब क्या कर रहे थे कि उसको सूंघ रहे थे और खिड़की के बाहर फेंक रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका कि सूंघ सूंघ कर फेंकते जाओ। फिर है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए और उसे तस्लीम मतलब शिष्टता, तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, है ना। और नफासत और नज़ाकत, नफासत मतलब स्वच्छता और नज़ाकत मतलब कोमलता, तस्लीम मतलब सम्मान। ठीक है, तस्लीम मतलब सम्मान, तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत मतलब स्वच्छता और नज़ाकत मतलब कोमलता। तो उन्होंने क्या किया कि सम्मान से, शिष्टता से और स्वच्छता पूर्वक और कोमलता से क्या किया, खम कर लेना पड़ा। ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली थी। नवाज खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक गए थे, हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा क्योंकि हमने ना कह दिया था। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीज मतलब बढ़िया एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त। ठीक है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है। वो सोच रहे थे कि ये कोई तरीका सूंघो और जाली के बाहर फेंक दो, सूंघो या जाली के बाहर फेंक दो, पर वो सोच रहे थे कि शायद ये ऐसा कोई तरीका होगा, सूक्ष्म तरीका होगा पेट भरने का, तो ऐसे ही उधर की तृप्ति होती होगी, क्या पता, ऐसा कवि महोदय सोच रहे थे। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील आसानी से न पचने वाला, यानी वो कह रहे हैं कि खीरा ऐसा होता है, लजीज होता है, लेकिन वो आसानी से पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के
लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। कवि कह रहा है कि बिना खाए डकार आ सकता है, बिना खाए पेट भर सकता है, तो क्यों ना बिना लेखक और बिना पात्र के नई कहानी भी बन सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर रईसी खानदान, रईस लोग किस प्रकार बनावटी जीवन जीते हैं। अब उस बिना खाना खीरा खाए पेट तो भरने वाला था नहीं, कैसे भर सकता है, कैसे डकर आ सकती है। पर रईस लोग इस तरह से दिखावा करते हैं, उसका यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि किस तरह दिखावटी और बनावटी जीवन जीते हैं लोग और उसके पीछे अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी थी जो कवि और सफ़ेद पोश भद्र व्यक्ति के बीच की पूरी कहानी थी, रेल में यात्रा करते हुए। देखो यहाँ पर अपन ये शब्द देख लेते हैं। मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, सफ़ेद पोश भद्र व्यक्ति, किफ़ायत, मितव्यता, समझदारी से उपयोग करना, आदाब अर्ज अभिवादन का एक ढंग है, गुमान, भ्रम, एहतियात, सावधानी बरतना, बुरक देना मतलब छिड़क देना, बार बार नहीं बुरक देना तो छिड़क देना, स्फुरण, फड़कना, हिलना, प्लावित, पानी भर जाना, पनियाती, रसीली, मैदा, अमाशय, तस्लीम, सम्मान में, सिर खम करना मतलब सिर झुकाना, और तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नज़ाकत, कोमलता, नफीस, बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त, शकील, आसानी से न पचने वाला। यहाँ पर यह हमारा पाठ समाप्त होता है। इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो सर्वप्रथम तो हमारे एक कवि परिचय से प्रश्न बन सकते हैं इनके यह किस विधा की रचना है, तो व्यंग्यात्मक एक कहानी है ये, ठीक है, व्यंग प्रधान ये कहानी है, ये प्रश्न बन सकता है। उसमें इस कहानी के लेखक ने समाज के किन लोगों पर व्यंग किया है, तो आप बता सकते हो कि जो झूठी शान शौकत का प्रदर्शन करते हैं उन लोगों पर इसमें व्यंग किया है। और लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, तो एकांत में यात्रा करने के लिए खरीदा था। और नवाब साहब का सा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, इसमें कौन सा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा था लेखक को, तो शराफत का दिखावा, क्योंकि उसने कहा था कि शौक फरमाइए आप भी खाइए कहा था, तो उनको ये अचानक से भाव परिवर्तन होना, उनसे दोस्ती करना उनको अच्छा नहीं लगा था। बाकी इस पार्ट से ऐसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। तो ये छोटे सी हमारी कहानी थी, व्यंग्यात्मक कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी थी कि किस प्रकार रईसों के ढंग होते हैं, इसको अच्छे से यहाँ दिखाया गया था। यहाँ पर हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।